हेलो एवरीवन, तो माय नेम इज़ नमन जैन एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स क्योंकि आपका नया स्टैंडर्ड है, आप 10th क्लास के बाद नया लेवल पे अपग्रेड कर रहे हैं, तो मैं आपको बेसिक सी कुछ बातें बताऊंगा, आपका कोर्स कंटेंट बताऊंगा एंड देन कैसे हम प्रोसीड करेंगे मैं आपको वो बताऊँगा और छोटे से टॉपिक से हम स्टार्ट भी करेंगे। आपके 11th-12th क्लास के करिकुलम में मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स में 4 बुक हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर 4 बुक हैं। एक बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है स्टैटिस्टिक्स, 2 बुक ये रही है आपकी, और फिर इधर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपको बेसिकली 4 बुक्स पढ़नी है आपको अपने 11th-12th क्लास के करिकुलम में। इसमें से ये 2 आप पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में एंड ये 2 आप पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, ठीक है। 1-2 साल पहले क्या हुआ करता था, चेंज हुआ है रिसेंटली, कि आईईडी की बुक यहाँ हुआ करती थी और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक यहाँ हुआ करती थी। सीबीएसई ने स्विच कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यहाँ हुआ करती थी उसको वो 11th क्लास में ले गए, और जो कि बहुत एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि आईईडी बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसको उसके साथ फिट किया गया और इसको बुक 1 बनाया गया और इसको बुक 2 बताया गया, ठीक है। तो 11th क्लास में हमने जाना है कि 2 बुक पढ़नी है हमें। एक बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपने थोड़ी सी पढ़ी है, पर जो आपने पढ़ी है मैथ्स में वो बड़ी इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ी है। अब मैं बात करता हूँ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स पे। 11th इकोनॉमिक्स, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जैसा मैंने आपको बताया है कि 2 बुक हैं। एक बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स और दूसरी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फाइनल पेपर के अंदर, फाइनल पेपर जो होगा आपका, उसमें 40 मार्क्स की वेटेज इसकी है एज़ पर सीबीएसई, 40 मार्क्स की वेटेज इसकी है, 40 + 40 80 प्लस 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट आएगा। 20 मार्क्स का 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स का आपका आएगा एक प्रोजेक्ट। फाइनली ये आपका बन जाएगा 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। 40 मार्क्स की स्टैट्स, 40 मार्क्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स, 80 मार्क्स बैठ गए, 80 मार्क्स में 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के हो जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर हो जाएगा। मतलब फाइनल जो आपके मार्क्स लगेंगे वो 100 मार्क्स में से आएंगे। स्टैटिस्टिक बुक के अंदर मैं आपको अगर ब्रीफली बताऊं तो 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 जिसके अंदर 2 चैप्टर रहेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। देन वी हैव यूनिट नंबर 2 जिसके अंदर 5 चैप्टर रहेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 7, 3, 4, 5, 6, 7। एंड देन वी हैव यूनिट नंबर 3 जो कि मेन है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 12 होगा। 8, 9, 10, 11, 12 5 चैप्टर इस यूनिट के अंदर होंगे, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर पहले तो बेसिक सीखेंगे आप कि इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर स्टैटिस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डाटा कहाँ से कलेक्ट होता है, ग्राफ बनाना सीखेंगे, हाँ हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे, डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। देन आ जाएगा मीन, मीडियन, मोड जो आपने मैथ्स में पढ़ा है लेकिन बड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा है। देन आ जाएगा इंडेक्स नंबर, आ जाएगा कोरिलेशन, आ जाएगा थोड़ा सा डिस्पर्जन पढ़ेंगे आप, मतलब स्टेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। वेटेज बता देता हूँ, मतलब जब पढ़ेंगे जब देख लेंगे हम। इस पहली और सेकंड यूनिट की वेटेज जो है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की, दैट इज 7 चैप्टर्स की वेटेज जो है वो है 13 मार्क्स। सीबीएसई ने इन दोनों यूनिट की वेटेज सेपरेटली नहीं बताई है। डन। एंड यूनिट नंबर 3 की जो वेटेज है वो रिमेनिंग है 27 मार्क्स। दिस इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड, दिस यूनिट नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं, मोर और लेस न्यूमेरिकल्स हैं, थियोरी भी है। इसके अंदर ज़्यादातर थियोरी है और बेसिक्स हैं जो यहाँ काम आते हैं, ठीक है। थियोरी प्लस ऑल दोज बेसिक्स जो अप्लाई होंगे यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। देन वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वी हैव 4 यूनिट्स। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2,
यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 1 के अंदर आता है इंट्रोडक्शन, एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। यूनिट नंबर 2 के अंदर आएगा चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर थियरी के बारे में, ठीक है। एंड देन वी हैव यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर आएगा चैप्टर नंबर 5 2 3 4। देन इसके अंदर आएगा चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 9। 5 चैप्टर इसके अंदर आएंगे, 5 6 7 8 9। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में। देखो ये हो गया बेसिक से इंट्रोडक्शन। यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे कंज्यूमर के बारे में, 3 चैप्टर्स है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में बहुत डिटेल में, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। सेपरेटली पढ़ने के बाद देन वी हैव यूनिट नंबर 4 जिसके अंदर आएंगे चैप्टर नंबर 10 टू चैप्टर नंबर 12, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट मार्केट, मार्केट क्या होती है, अबाउट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, एक प्राइस कैसे डिसाइड होता है किसी भी चीज़ का, हम ये यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक चैप्टर नंबर में वेरी, भाई चैप्टर नंबर जरूरी नहीं है इसको 3 ही चैप्टर में कंपाइल किया हो, ये बेसिक्स ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये वेरी कर सकता है बट यूनिट सेम रहती है, वेटेज सेम है, ठीक है। एज पर CBSE इस यूनिट की वेटेज है 4 मार्क्स, कंज्यूमर थियरी की वेटेज है 13 मार्क्स, प्रोड्यूसर थियरी की वेटेज है 13 मार्क्स एंड मार्केट की वेटेज है 10 मार्क्स। फाइनली 40 मार्क्स आपके यहाँ बैठ रहे हैं, 40 मार्क्स आपके यहाँ बैठ रहे हैं एंड इन दोनों को ऐड करके 80 मार्क्स का आपका फाइनल एक्सटर्नल पेपर होगा जो फाइनल होगा आपका, ठीक है। एंड देन इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट तो हमारा 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक सा करिकुलम है। मैं स्टार्ट जो कराऊंगा अपनी क्लासेस में, सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगा मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी सबसे पहले मैं स्टार्ट कराता हूँ कंज्यूमर थियरी से, क्योंकि ये थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बनाना है तो इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर थियरी से, ठीक है। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं देन मैं 10 सेकंड का पॉज लूँगा एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 से एंड उसके चैप्टर नंबर 2 से बेसिक सा मीनिंग देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा सा मीनिंग देखेंगे आज, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर बाई चांस नोट डाउन नहीं किया है तो पॉज कर लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैंने बताया सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर थियरी। मैंने अभी बताया इसकी वेटेज बोर्ड के हिसाब से 13 मार्क्स की है, मतलब फाइनल पेपर के हिसाब से 13 मार्क्स की है। एंड दिस यूनिट हैव 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, मतलब एज़ पर माई करिकुलम जैसे मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 से, उसके बेसिक मीनिंग से। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दो CBSE के हिसाब से वैसे इसका नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है इस यूनिट का, ठीक है ना, बट कंज्यूमर थियरी बेसिक सी बात उसी के अंदर आ गया। मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और बेसिक सा मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 से मैंने बेसिकली स्टार्ट कर दिया। इसकी वेटेज क्या है ये CBSE ने कभी नहीं बताया, 13 मार्क्स है हाँ, लेकिन ये बेसिक है, इसके अंदर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे जो पूरे इकोनॉमिक्स में आपकी काम आएगी। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ ध्यान से सुनना,
ठीक है। सबसे पहला वर्ड, मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा बस आपको इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एंड देन फिर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। चैप्टर के नाम में सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर। डोंट वरी कि सर चैप्टर नंबर 1 नहीं हुआ, चैप्टर नंबर 1 नहीं हुआ तो हमें चैप्टर नंबर 2 कैसे समझ में आएगा। कोई रिलेशन नहीं है, उसके अंदर बेसिक्स हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, माइक्रो की डेफिनेशन, मैक्रो की डेफिनेशन, इकोनॉमी की, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो आप उसकी। कंज्यूमर, कंज्यूमर लिखा हुआ है सबसे पहला वर्ड। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, मैं पहले कंज्यूमर बना देता हूँ, ये बन गया जी मेरा कंज्यूमर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? कंज्यूमर का अगर मैं वर्ड में लिखूँ, लैंग्वेज में अगर मैं मतलब लिखूँ तो क्या लिखूँगा? कंज्यूमर is a person who consume goods and services. Why he consume goods and services? To satisfy his or her wants. मैंने क्या लिखा, ध्यान सुनेंगे। कंज्यूमर हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। कंज्यूमर एक ऐसा इंसान होता है, कंज्यूमर एक ऐसा इंसान है जो क्या कर रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। एक कंज्यूमर कौन है? एक ऐसा इंसान है जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। व्हाई ही कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज? टू सेटिस्फाई, ताकि क्या कर सके, अपनी सेटिस्फाई कर सके, क्या, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। बहुत बेसिक से डेफिनेशन है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को ना लिखना था, मैंने मार्कर लिया और मार्कर के थ्रू लिख लिया, मेरी जो लिखने की वांट थी वो सेटिस्फाई हो गई, और किसके थ्रू हुई? इस मार्कर से। तो इस मार्कर को कंज्यूम करके मेरी वांट सेटिस्फाई होगी। तो क्यों कंज्यूमर क्यों कर रहा है इन मार्कर को कंज्यूम? क्योंकि उसको अपनी वांट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करना है। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाई? टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स। आप ही लेक्चर देख रहे हैं, मोबाइल के थ्रू देख रहे होंगे, लैपटॉप के थ्रू देख रहे होंगे। क्यों देख रहे हो आप? क्योंकि आपको अपनी वांट्स क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। तो इस डिवाइस के आप क्या हो, कंज्यूमर। आपने डिवाइस क्यों खरीदा? ताकि अपनी वांट्स को क्या कर सको, सेटिस्फाई। आप अभी लेक्चर देख रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ आप मेरी सर्विसेज को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज अ पर्सन टू सेटिस्फाई, हु कंज्यूम, एक ऐसा इंसान जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। और क्यों कर रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम? ताकि अपनी वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई। डन। अब मैंने एक वर्ड लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज। एक होता है गुड्स, एक होती है सर्विसेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? गुड्स वो होते हैं जो विजिबल होते हैं, सिंपली सी भाषा में फिजिकली जो अवेलेबल हो और जो अवेलेबल विजिबल हो। मैंने दो बातें बोली, एक फिजिकली अवेलेबल, फिजिकली ध्यान सुनना, फिजिकली अवेलेबल एंड विजिबल। सर्विसेज क्या होती हैं? जो फिजिकली अनअवेलेबल होती हैं, फिजिकली अनअवेलेबल होती हैं एंड इनविजिबल होती हैं। सर क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ गुड्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होती। तुम कहो कैसे? एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ये विजिबल है क्योंकि ये गुड्स है, क्योंकि ये गुड है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है मान लो, ठीक है, या नहीं हुआ हुआ, आपको पता लग रहा है क्या? हुआ है तो नहीं पता लगेगा, हो चुका है तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो एक सर्विस है। सर्विसेज क्या होती है? इनविजिबल होती है, ठीक है, और गुड्स क्या होते हैं? वो विजिबल होते हैं। बात समझ में आई? है ना? जैसे टीचिंग सर्विसेज, टीचिंग क्या है? सर्विसेज है। सर आप तो हमें दिखाई दे रहे हो, अरे मैं दिखाई दे रहा हूँ, जो उस सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है वो सर्विस नहीं दिखाई दे रही, है ना? पक्की बात है। उसको तुम मतलब पढ़ रहे हो उससे, बट वो दिखाई थोड़ी दे रही है, फिजिकली अवेलेबल थोड़ी है वो, ठीक है। तो गुड्स वो चीज़ होती हैं जो फिजिकली अवेलेबल होते हैं और विजिबल होते हैं, सर्विसेज फिजिकली अवेलेबल होते हैं और इनविजिबल होते हैं। बस मैंने डिफरेंस बताया, वो पूछेगा नहीं आपसे गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस, बस पता तो होना चाहिए। गुड्स जिनको हम देख सकते हैं और सर्विसेज जिनको हम नहीं देख सकते, सिंपल सी बात। कंज्यूमर का मतलब समझ में आ गया। सेकेंड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का जो मतलब है, इक्विलिब्रियम का
अगर मैं लिटरल मीनिंग में जाऊं तो इक्विलिब्रियम दो वर्ड से मिलके आया है। एक वर्ड का नाम है एक्वी और दूसरे वर्ड का नाम है लिब्रा। इक्विलिब्रियम दो वर्ड से मिलके बना है, एक्वी एंड लिब्रा। एक्वी का मतलब होता है इक्वल और लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस। जब मैं इन दोनों वर्ड को सुपर इम्पोज या क्लब करता हूं, द वर्ड बिकम इक्वली बैलेंस। सर क्या कह रहे हो यार? मैं ये कह रहा हूं तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू को इकोनॉमिक्स की सिंपल भाषा में इक्विलिब्रियम बोला जाता है, जहाँ पे दो साइड आपस में बैलेंस हो। कौन सी दो साइड? वो बदलती रहेंगी कंडीशन के हिसाब से, मैं बताऊंगा जब पढ़ेंगे। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, जहाँ पे दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। पहली बात, ये तो पहली मतलब है। दूसरा मतलब इकोनॉमिक्स की ओल्ड एनसीईआरटी, आपको जाने की जरूरत नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं। ओल्ड एनसीईआरटी 2002 की एक एनसीईआरटी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। ये वर्ड है उसके अंदर। इक्विलिब्रियम का मतलब उस बुक में लिखा हुआ है स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर किसी और बुक में आप इस वर्ड को देखते हो तो ये वहीं से उठाया हुआ है, जैसे मैंने आपको सोर्स बताया, स्टेट ऑफ रेस्ट। और रेस्ट का मतलब यहाँ पे आराम करने वाला ही है। रेस्ट मतलब जहाँ पे हम रुक जाते हैं, मतलब स्टेट ऑफ स्टॉप। मतलब सर अगर मैं मतलब बताऊं इसका, जहाँ पे एक तो मतलब बता दिया जहाँ पे दो साइड आपस में बैलेंस होती है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दूसरा मतलब बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम का स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? दोनों को यूज करेंगे। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है जहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एजेंट रुक जाता है। रेस्ट कौन कर रहा है? रेस्ट किसको करवा रहे हैं हम? किसी भी इकोनॉमिक एजेंट को। सर समझ नहीं आया, इकोनॉमिक एजेंट? इकोनॉमिक एजेंट लाइक कंज्यूमर, लाइक प्रोड्यूसर, और भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकती है, लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कंज्यूमर का, क्योंकि मुझे चैप्टर में कंज्यूमर से कंटिन्यू करना है। जैसे जहाँ पे एक कंज्यूमर रुक जाए उसको इक्विलिब्रियम। सर कंज्यूमर रुक जाए इसका मतलब नहीं समझ में आया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, दिस इज योर मनी इनकम, यू हैव 100 रुपीज़ विद यू, एंड आप कोई चीज़ खरीदने गए, उसका प्राइस 10 रुपये पर यूनिट है। मान लो 10 रुपये पर केजी है, पर यूनिट जो भी हो सकता है। आपके पास मनी इनकम है 100 और आप जो चीज़ खरीदने जा रहे हो वो 10 रुपये पर केजी मिल रही है। बताओ कितनी यूनिट खरीदोगे? कितनी यूनिट खरीदोगे? 1 मिनट का आंसर दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं। बताओ कितनी यूनिट खरीदोगे? इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ विद यू एंड द प्राइस ऑफ अ गुड इज़ 10 रुपये पर यूनिट। अगर आप आंसर दे रहे हो 10 तो आंसर गलत है। तुम कहोगे कैसे? यार 10 यूनिट तो आप यू कैन बाय, 10 तो आप खरीद सकते हो। 10 यूनिट तो क्यू लिखता हूँ, क्यू फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी 10 तो आप खरीद सकते हो। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कंज्यूम कितनी करोगे? खरीदोगे कितनी? 1 खरीदोगे, 2 खरीदोगे, 3 खरीदोगे, कितनी खरीदोगे? एक बेसिक सा आंसर ये होना चाहिए, सर हम उतनी खरीदेंगे जितनी खरीद के मेरी वांट सेटिस्फाई हो जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरी नीड पूरी हो जाए। यही कहोगे ना बेसिक सी आंसर। तो यही डिसाइड करना है इस चैप्टर में कि यार एक कंज्यूमर किसी गुड को कितना कंज्यूम करे, कितना खरीदे, ताकि उसकी वांट्स क्या हो जाए? सेटिस्फाई, या बोलूँ उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम, उसको पूर्ण संतुष्टि मिल जाए। मतलब एक कंज्यूमर कितना खरीदे कि उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम, उसकी नीड क्या हो जाए? फुलफिल। तो ये कौन बताएगा हमें? ये इक्विलिब्रियम बताएगा। जहां एक कंज्यूमर कंज्यूम करना स्टॉप कर देगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तुम कहोगे उसने स्टॉप कर दिया तो इसका मतलब क्या है? अरे यार अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कब कंजम्पशन स्टॉप करेंगे? हम जब कंजम्पशन स्टॉप करेंगे जब हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। हाँ है ना सर? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पे रुक जाना है? एक बताया ना, दो साइड आपस में बैलेंस हो गई होंगी। सर कौन सी दो साइड? अरे वो देखेंगे ना, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो बेसिक मतलब बता रहा हूँ। तो मैंने अगर मैं बताऊं इक्विलिब्रियम का बेसिक सा मतलब क्या बताया मैंने? मतलब बताए जहाँ पे दो साइड आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल। दूसरी बात, जहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एजेंट रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन रोक दे। क्यों रोक रहा होगा? क्योंकि इसको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमम।
या अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन रोक दे, है ना। प्रोड्यूसर की बात करेंगे हम प्रोड्यूसर थियरी में, अभी हम बात करें कंज्यूमर की। तो इक्विलिब्रियम के दो मतलब है, स्टेट ऑफ रेस्ट जहां पे कोई भी एजेंट रुक जाता है, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन रोक देता है, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन रोक देता है, बिकॉज ऑफ जो भी उनका रीजन रहा होगा। वैसे कंज्यूमर का रीजन क्या रहता है कि उस पर उसकी वांट्स क्या हो गई होंगी, मैक्सिमम सेटिस्फाई या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने लगा होगा, और वो इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जहाँ पे दो साइड आपस में क्या हो जाएंगी, बैलेंस। आई होप आपको कंज्यूमर का मतलब अलग से क्लियर है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्लियर है। वैसे मैंने इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर का टच भी दे दिया है। अब मैं इन दोनों का कंबाइंड मतलब बताऊं, आप ये नीचे लिखेंगे अगर नोट डाउन कर रहे हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का नाम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये वो बताओ। इक्विलिब्रियम मुझे किसका निकालना है, कंज्यूमर का। तो स्टेट ऑफ रेस्ट किसको रोक, स्टेट ऑफ रेस्ट किसका निकालना है, कंज्यूमर का। एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम करे और कंज्यूम करके वो रुक जाए, ये डिसाइड करना है। एक कंज्यूमर कितना खरीदे यार, ये डिसाइड करना है। क्यों, ताकि उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो मुझे डिसाइड करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ लिटरल सेंस में तो वो ये होती है, एक बार सुनो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन मनी इनकम एंड मार्केट प्राइस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहाँ पे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो वहीं पे तो रुकेगा, हाँ है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया तो क्या करेगा वो, अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर पेट भर गया तो क्यों खाएंगे हम, हाँ है ना। अब इस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने की दो अप्रोच पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक अप्रोच का नाम होगा कार्डिनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच का नाम होगा ऑर्डिनल अप्रोच। इस चैप्टर में हमारा मेन पर्पस क्या है, जैसे चैप्टर का नाम ही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना, मतलब जहाँ पे एक कंज्यूमर को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि एक कंज्यूमर कितना खरीदे कि उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम। अब इसको निकालने की दो अप्रोच रहेंगी हमारे पास। एक अप्रोच का नाम होगा कार्डिनल और एक अप्रोच का नाम होगा ऑर्डिनल, ठीक है। ये चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 वो इन्हीं दो अप्रोच को पढ़ना है, और ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, टू गेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका बेसिक से इंट्रोडक्शन था। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। पहले 5 मिनट का रिव्यू दूंगा आपको इस बात का, एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे कार्ड, इन दोनों का पहले मीनिंग बताऊंगा एंड देन फिर कार्डिनल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे इनिशियली, ठीक है। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लो।